अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है रिवीजन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अंडर सीआरपीसी, रिवीजन अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी में रिवीजन 435 से ऑनवर्ड, 435 सीआरपीसी से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन का मतलब क्या है? अगर हम रिवीजन का मतलब देखें तो रिवीजन का मतलब है निगरानी। ठीक है, क्या मतलब है? निगरानी। अब रिवीजन कहाँ लाए करती है, कहाँ लाए नहीं करती? जब हमने सिविल लिटिगेशन पढ़ी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जब हमने पढ़ा, सिविल जस्टिस सिस्टम पढ़ा, तो वहाँ हमें 3 कॉन्सेप्ट्स मिले। कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स मिले? एक हमें मिला अपील का, एक हमें मिला रिव्यू का, और एक हमें मिला रिवीजन का। ऐसे ही है, ये 3 हमें कॉन्सेप्ट्स मिले। जब हम सीआरपीसी की तरफ आए तो सीआरपीसी में हमें कॉन्सेप्ट मिला अपील का और दूसरा कॉन्सेप्ट मिला रिवीजन का। सीआरपीसी में अपील लाए नहीं करती, अपील नहीं, रिव्यू लाए नहीं करती, नो रिव्यू अंडर सीआरपीसी। लेकिन फिर सर्टेन उसकी एक्सेप्शन भी बता दी गई। लास्ट टाइम हमने वो भी डिस्कस की थी। जो एक्सेप्शन हमें किस सूरत में मिली? सेक्शन 369 की सूरत में, जिसने हमें कहा कि जर्नली रिव्यू लाए नहीं करती है। ठीक है, लेकिन क्या एक्सेप्ट करेक्ट ऑफ जजमेंट, एक्सेप्ट करेक्टनेस ऑफ जजमेंट। ठीक है, अब इसका रेलेवेंट प्रोविजन 369 सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। फिर फर्दर जब हम आगे बढ़े, हमने ये समझा कि भाई अपील कहाँ कहाँ लाए करेगी, अपील कहाँ लाए नहीं करेगी। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही लिटिगेशन के अंदर, क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया, वो ये पूछा गया कि सर 561 ए सीआरपीसी के क्या पावर्स हैं, रिवीजन के क्या पावर्स हैं और अपील के क्या पावर्स हैं। ये सवाल आपसे इंटरव्यू बेसिस पे किया जा सकता है कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन 561 ए सीआरपीसी, जो कि इनहेरेंट पावर ऑफ द क्रिमिनल को, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है। दूसरा फिर सवाल आपसे ये किया जा सकता है कि मेन डिफरेंस बिटवीन 561 ए सीआरपीसी और साथ ही साथ रिवीजन। मतलब कि रिवीजन की पावर कब एक्सरसाइज होगी कोर्ट के जरिए से, और साथ ही साथ 561 ए जो कि आपकी इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है, वो कब एक्सरसाइज होगी कोर्ट से। ठीक है, तो ये भी आज हम क्लियर करेंगे। दूसरा फिर सवाल ये उठा कि भाई रिवीजन कहाँ लाए करेगी। ठीक है, रिवीजन कहाँ लाए करेगी? जर्नली जब हम प्रैक्टिस के अंदर गए तो हमें जवाब ये मिला कि जब कोई भी इंफीरियर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से ओवर एक्सरसाइज कर जाए, ठीक है, अपनी जुरिस्डिक्शन से ओवर एक्सरसाइज कर जाए या फिर अपनी जुरिस्डिक्शन को सही तरीके से एंटरटेन ना करे, ठीक है, तो रिवीजन वहाँ लाए होगी। अब रिवीजन कौन लाए करेगा, रिवीजन किस तरीके से सबमिट की जाएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ एग्री पार्टी ही दे सकती है, या फिर सेल्फ एक्शन के जरिए से भी रिवीजन लाए कर सकती है या नहीं कर सकती? ये भी आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कि आप ये याद रख लें कि रिवीजन वहां लाए करेगी वेयर नो अपील लाइज। क्या? वेयर नो अपील लाइज। सिर्फ बेरक तक महदूद नहीं रहना आज हमने। क्यों? क्योंकि रिवीजन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका जुडिशियल एग्जामिनेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बैरक तक रहता हूं तो फिर जो है अक्सर स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर थोड़ा इंटरप्रिटेशन इसकी जो है अच्छे तरीके से करें। इंटरप्रिटेशन अगर अच्छी से नहीं होती तो बैरक तो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखें, मैं आपको कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि जो स्पेसिफिक सिंध के स्टूडेंट्स हैं, सिंध के स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनके जो एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन है या स्क्रीनिंग है, वो बैरक से ही बनता है। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएं, साथ ही साथ आपको रोड मैप बता दिया जाए कि पढ़ना किस तरीके से। देखें, जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप हों चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हों, वो स्टूडेंट मेरे पास मैक्सिमम कितना टाइम पढ़ेगा? मैक्सिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 मंथ पढ़ लेगा, 1 ईयर पढ़ लेगा। 1 ईयर पढ़ने के बाद फीसिस इतनी देने के बाद भी वो ये कहेगा कि अभी भी मैं सर के पास पढ़ूं तो मैंने खुद से क्या सीखा। मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम भी क्लियर किया था, मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद क्या है कि आपके सामने इस तरीके से इंटरप्रिटेट करूं
लॉ को कि आपको खुद से पढ़ना आ जाए। जब आपको खुद से पढ़ना आ गया, जब आप इस काबिल हो गए कि खुद से लॉ को पढ़ना जान गए, तो आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि ज़ीरो थे लॉ में, और 3 to 4 मंथ्स पढ़ाने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है किसी पोस्ट पर हैं। अच्छा खैर, अब जो हमारे पास हम बात कर रहे थे 561A CRPC की और रिवीजन की, तो 561A CRPC कहाँ लाया करेगा, उसकी तरफ जाने से पहले आप सबको ये पता होगा कि CRPC के अंदर एग्जीक्यूटिव पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पार्ट भी मौजूद है। इंडिया ने क्या किया 1973 में, 1973 में या 1963 में उन्होंने जो है अपनी CRPC को चेंज कर दिया, अपनी CRPC को चेंज कर दिया, अल्ट्रेशन कर दी। उसमें चेंज किस तरीके से किया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव पार्ट को निकाल दिया CRPC से। लेकिन हमारे पास अभी तक 1898 का CRPC है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पार्ट भी मौजूद है। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट सेपरेट नहीं हुआ CRPC से, जिसकी वजह से लूप होल्स आपको नजर आएंगे CRPC के अंदर, और CRPC के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी नजर आएंगी, एग्जीक्यूटिव पार्ट भी नजर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब हमने पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रियम्बल ने ही ये बात की कि एग्जीक्यूटिव पार्ट शल बी सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशियल पार्ट, फ्रॉम जुडिशरी। मतलब कि एग्जीक्यूटिव पार्ट को क्या हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए था। 1973 में बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन टिल अभी तक 2023 तक, 2024 आने वाला है, 23 तक अभी तक जो है आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट सेपरेट नहीं हुआ CRPC से। तो खैर हम बात कर रहे थे किसकी, 561A CRPC, जिसने हमें क्या बताया, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा, और जो हमारे पास 151 CPC है वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स के अंदर लोअर कोर्ट्स भी आ गए, लेकिन 561A CRPC क्या है, ओनली इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब 561A CRPC किसकी पावर है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की पावर है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ये कि 561A CRPC और रिवीजन में क्या फ़र्क है, मतलब 561A CRPC और 435 CRPC में क्या फ़र्क है, ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, व्हेन वी विल अपील और रिवीजन, मतलब ये मैंने आपसे सवाल किया था कि अपील, रिवीजन और 561A CRPC में डिफरेंस क्या है। तो 561A CRPC किसके लिए यूज़ होगी, जब आपका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होगा। क्या होगा, जब आपका कोई भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होगा, जैसे कि हमारे पास एक FIR है। अब FIR क्वैश करवानी है, ठीक है, FIR फॉल्स है, आपने FIR क्या करवानी है, FIR को क्वैश करवाना है। तो जाहिर सी बात है FIR, क्वैशमेंट ऑफ FIR इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर तो मेंशन नहीं है। लेकिन जहां पर आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो चुका हो, FIR कट चुकी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट क्या रेमेडी है कि आप क्या कर सकते हैं, 561A CRPC की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। 561A CRPC की रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ये जब 561A CRPC पढ़ेंगे तो इसको मजीद क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन। रिवीजन का क्या मतलब है, अब जब मैं बार बार रिवीजन पढ़ा रहा था आपको, निगरानी, निगरानी, ज़ेर निगरानी का क्या मकसद है। रिवीजन मीन्स जुडिशियल रिकंसिडरेशन ऑफ एनी मैटर बाय सुपीरियर कोर्ट्स अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट्स, अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय इंफीरियर कोर्ट्स। क्या इसकी डेफिनेशन है रिवीजन की। तो रिवीजन के अंदर हमें कुछ यूं पता चला कि रिवीजन मीन्स जुडिशियल रिकंसिडरेशन, judicial reconsideration of any matter, of any matter, of any matter by superior court against the order passed by inferior courts। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिवीजन आखिर है क्या। फिर उसके बाद अपील कहाँ लाया करेगी, अपील कौन
फाइल कर सकता है? जब हमने अपील की बात की थी, किसकी अपील की, तो अपील ऑलवेज इज फाइल्ड बाय एग्रीव्ड पार्टी। ऐसे ही है, अपील कौन फाइल करता है? सिर्फ और सिर्फ एग्रीव पार्टी के पास ही ये राइट है कि वो अपील फाइल करे। जब हमने रिवीजन की बात की तो रिवीजन के अंदर जब हमने पढ़ा इसको तो हमें इससे ये पता चला कि रिवीजन सेल्फ एक्शन से भी हो सकती है और साथ ही साथ एग्रीव्ड पर्सन से भी हो सकती है। अब जब हमने सेक्शन 435 को पढ़ा तो 435 के अंदर हमें वर्ड मिला हाई कोर्ट का भी और कोर्ट ऑफ सेशन का भी, या फिर सेशंस जज का भी। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, सेशंस जज का भी वर्ड मिला और हाई कोर्ट का भी वर्ड मिला, लेकिन जहां हाई कोर्ट का वर्ड था उसके साथ उसने क्या किया, उसने वर्ड यूज किया इटसेल्फ, और कोर्ट ऑफ सेशन का जहां वर्ड था या सेशंस जज का वर्ड था वहां पर उसने वर्ड यूज किया हिमसेल्फ। ठीक है, अब कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद सिंपल इतना है कि वर्ड्स को आप देखें, जब ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो कि प्रोविजन के अंदर मेंशन है, देखें आप, हाई कोर्ट के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है? इटसेल्फ, खुद से, और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए वर्ड यूज कौन सा कर रहा है? हिमसेल्फ। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? ग्रामेटिकली ये मिस्टेक अक्सर हम कर जाते हैं रिटन के अंदर, जो अक्सर आप पूछते हैं ना कि सर रिटन की कोई टिप्स बता दें, रिटन की कोई टिप्स बता दें। ये बैरक्स आपके नोट्स हैं, इन बैरक्स पर जितनी ज़्यादा कमांड हासिल करेंगे, इन बैरक्स को जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बार आपकी ग्रिप होगी और आप खुद से लिखना शुरू कर दें। एक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, साथ ही साथ बैरक्स पर आपकी कमांड, आपको जुडिशरी से कभी भी वो नहीं होगा, भय नहीं होगा, या फिर आप कभी भी ये नहीं खौफ खाएंगे कि जुडिशरी बहुत ही हार्ड। जब आप इन दो चीज़ों पे कमांड हासिल करेंगे, एक इंग्लिश, चाहे वो रिटन के अंदर हो चाहे फिर वो ग्रामेटिकल के अंदर, और साथ ही साथ आपकी बैरक्स पर कमांड। अच्छा, अब दूसरी बात, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद 435 को जब हमने पढ़ा तो उसने क्या बताया? उसने बताया पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स, पावर टू कॉल ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स। अब अगर हम इसके ग्राउंड्स की बात करें, किसके ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं हम ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं आपके रिवीजन के ग्राउंड्स की। तो रिवीजन के ग्राउंड्स के अंदर हमें मिला के करेक्टनेस, ठीक है, उसके साथ फिर इसने बताया हमें लीगैलिटी, और लीगैलिटी के बाद इसने हमें बताया प्रोपेरिटी। फिर इसने हमें फर्दर ये एलोबरेट किया कि फाइंडिंग, एनी फाइंडिंग्स, या फिर ऑर्डर, या फिर आपका सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस पास हो चुका हो, ऑर्डर पास हो चुका हो, या फिर फाइंडिंग्स पास हो चुकी हो अगेंस्ट द करेक्टनेस, लीगैलिटी या फिर प्रोपेरिटी, तो फिर आप वहां पर क्या कर सकते हैं? वहां पर रिवीजन लाए कर सकती है। वहां पर क्या लाए कर सकती है? रिवीजन लाए कर सकती है। अच्छा जी, अब फिर फर्दर इफेक्ट के बारे में हम चले गए कि भाई इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा? डिसीजन, जो आपका डिसीजन आया होगा लोअर कोर्ट का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसने हमें मजीद ये बताया कि जो इसका इफेक्ट है, डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स बी सस्पेंडेड, सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि रिवीजन लाए करने के बाद जब जेर निगरानी होगी आपकी, कोई भी आपका सेंटेंस जेर निगरानी होगा, तो या फाइंडिंग या ऑर्डर या फिर सेंटेंस जेर निगरानी होगा, तो फिर लोअर कोर्ट का जो आपका फैसला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सस्पेंड। अच्छा भाई, सस्पेंड हो गया। अब देखें, जो आपकी अपील थी, जब हमने अपील पढ़ी थी तो अपील के अंदर हमें एक क्यूरी क्लियर हुई कि अपील के लिए अपील कौन कर सकता है? कन्विक्टेड पर्सन भी कर सकता है, एक्यूटेड पर्सन भी कर सकता है। यानी कि अगर एक्यूट हो चुका है कोई, उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है तो वो भी अपील कर सकता है। यानी अपील कन्विक्टेड, एक्यूटेड दोनों पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको मजीद पढ़ेंगे 435 की बैरक वर्डिंग हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है कि कन्विक्शन पर ही आपकी क्या होती है? रिवीजन लाए करती है। कैसे? आप इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले बता रहा है, द हाई कोर्ट और एनी सेशंस जज, द हाई कोर्ट और एनी सेशंस जज मे कॉल फॉर एन एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी इंफीरियर कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ। इटसेल्फ और हिमसेल्फ का वर्ड आ गया कि इसने वर्ड्स कौन कौन से यूज किए? हाई कोर्ट के लिए इटसेल्फ वर्ड यूज किया और आपके कोर्ट ऑफ सेशन के लिए हिमसेल्फ वर्ड यूज किया। एज टू द करेक्टनेस, फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको यहाँ बताई, एज टू द करेक्टनेस
legality or propriety of any finding, sentence or order recorded or passed, to the irregularity of any proceedings of such inferior court, and may, when calling for the record, direct that the execution of any sentence be suspended. मतलब वही बात आ गई कि उस सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा. एंड इफ द अक्यूज्ड इज इन कन्फाइनमेंट, अब वही बात आ गई. देखें, अच्छा, अब मैंने लास्ट टाइम सवाल किया कि भाई कन्फाइंड है, अगर कोई शख्स क्या है, कन्फाइंड है, तो उसको क्या किया जाएगा. अगर कोई शख्स कन्फाइंड है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा. अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है, जेल के अंदर है, तो जब जाहिर सी बात है, जब कोई शख्स जेल के अंदर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बेल पे छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे. रिहा करने के लिए वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, एक्विट कर देंगे? नहीं. देखें, एक्विट में, रिलीज में, डिस्चार्ज में फ़र्क है. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, इनिशियल लेक्चर के अंदर ही पढ़ाया था. अब आप यहाँ थोड़ा गौर करें, यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हो रहा है. यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है कि अगर कोई शख्स कन्फाइंड है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा. रिलीज किस पे होता है, बेल पे होता है. रिलीज ऑन बेल और हिज ऑन बॉन्ड फाइंडिंग एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि बॉन्ड पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा. एक्विट कब होता है, एक्विट मतलब कि बाइज्जत बरी. एक्विट मतलब उसके पूरे के पूरे ट्रायल फेस करने के बाद उसको छोड़ दिया, उसको जो है एक्विट कर दिया, रिहा कर दिया. लेकिन यहाँ पर रिहाई नहीं हो रही, ये रिलीज हो रहा है. रिलीज का वर्ड होता है टेम्परेरी रिहा हो रहा. ठीक है. फिर उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर जब हम आए, ऑल मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू बी इंफीरियर कोर्ट फॉर द सेशंस जज एंड पर्पस ऑफ सबसेशन, मतलब कि जितने भी हमारे पास मजिस्ट्रेट्स हैं वो इंफीरियर हैं किसके, सेशंस जज के. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था. अच्छा, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 435 टू 439 डील्स विद द रिविजनल जुरिस्डिक्शन. किसके साथ डील करता है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन के साथ. अच्छा, रिविजनल जुरिस्डिक्शन नोन एज द रिविजनल जुरिस्डिक्शन फॉर द हाई कोर्ट एंड रिविजनल जुरिस्डिक्शन डिप्राइव्ड फ्रॉम द टू सोर्सेस. मतलब ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बताई थी कि जुरिस्डिक्शन के बारे में, कि ये तो ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या फिर आपकी कोर्ट ऑफ सेशन की. मतलब कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों ही ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है. अच्छा, उसके बाद फिर हम आ गए नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, जिसने हमें बताया कि 436. अच्छा, 436 सीआरपीसी क्या कहता है. 436 सीआरपीसी ने हमें क्या बताया, पावर टू ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी. पावर टू ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी. 436 पावर टू ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी. 436 को जरा ओपन करें तो वो क्या कहता है, ऑन एग्जामिनेशन एनी रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 435 और अदरवाइज द हाई कोर्ट मे डायरेक्ट द सेशंस जज or require any magistrate subordinate to him to make. Sessions judge himself may direct any judicial magistrate subordinate to him make further inquiry. मतलब कि रिवीजन के अंदर अगर कोई सुपीरियर कोर्ट चाहे तो वो इन्फीरियर कोर्ट से क्या कर सकती है, इंक्वायरी भी कॉल कर सकती है कि आप फर्दर इंक्वायरी करें इस केस के अंदर. कंप्लेंट केस के अंदर मजीद ये जो है क्या बता रहा है कि कंप्लेंट केसेस के अंदर इंक्वायरी करवाई जाएगी, जो कि 203 और 204 सीआरपीसी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. फिर उसके बाद केस ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस हु हैज़ बीन डिस्चार्ज, वो पर्सन जो कि डिस्चार्ज हो चुका है, जिसके ऊपर चार्जेस ही डिस्चार्ज हो गए. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंक्वायरी बिठाई जाए उस शख्स के ऊपर जो कि डिस्चार्ज हो चुका है. तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर जब हमने डबल जीओपर्डी पढ़ा था तो उसके ऊपर क्या था कि एक शख्स को 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी. लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है. क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन लाए की है. आपने क्या किया, आपने रिवीजन लाए की है, आप दोबारा से ट्रायल के अंदर नहीं गए. मतलब कि अगर कोई भी शख्स किसी मुकदमे में कन्विक्टेड या एक्विटेड है तो उसके ऊपर 2 बार मुकदमा नहीं चल सकता, 2 बार वो ट्रायल फेस नहीं करेगा. लेकिन अपील रिवीजन की पावर तो रहती ही रहती है. उसके बाद द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट टू मेक फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी प्रोसीडिंग्स इन विच द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और रिलीज हैज बीन मेड अंडर 119. मतलब कि 119 किस बारे में था, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के बारे में था, तो उसके तहत भी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है और साथ ही साथ इसके ऊपर भी. 439 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 439 सीआरपीसी जब हमने ओपन किया, 439 सीआरपीसी के अंदर हम जो है इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं. इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो उसके साथ ये क्रॉस लिंक्ड है. हाई कोर्ट पावर्स ऑफ रिवीजन इफ द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय इटसेल्फ.
फिर वही बात आ गई जो स्टार्टिंग में मैंने इनिशियल पॉइंट पे आपको समझाई थी कि ये हाई कोर्ट कब कब कॉल कर सकती है रिवीजन के लिए। अब जाहिर सी बात है, रिवीजन के लिए जब हम कॉल करेंगे तो वो इट्सेल्फ भी होगा और साथ ही साथ किसके लिए होगा, इट्सेल्फ भी होगा और जस्ट वेट अ मिनट, इट्सेल्फ भी होगा और आपका एग्रीव पार्टी के थ्रू भी होगा। ठीक है, तो इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय इटसेल्फ और विच अदरवाइज कम्स टू इट्स नॉलेज, मतलब कि बाय एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी के लिए क्या था, कम टू इट्स नॉलेज, और इटसेल्फ के लिए क्या था, खुद से ही वो ले सकता है। द हाई कोर्ट में मतलब इन अपॉन इट्स ओन डिस्क्रिएशन, उसकी डिस्क्रिएशन से एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन द कोर्ट ऑफ अपील बाय 423, 426, 427, ये जो आपकी अपील की पावर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑन द कोर्ट बाय सेक्शन 338 में इनहेंस द सेंटेंस, मतलब कि रिविजनल पावर क्या है कि वो जो है कोर्ट ये इख्तियार रखती है कि वो इन केसेस के अंदर, अपील के पावर्स के अंदर, वो क्या कर सकती है, सज़ा को इनहेंस भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। एंड व्हेन द जज कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड इनटू ओपिनियन, ये मैंने लास्ट टाइम में आपको समझा दिया था कि जब इक्वली डिवाइडेड हो रिवीजन में जजेस, तो उनके लिए फिर तीसरा जज आके बैठता है जो कि उनकी हेल्प आउट करता है। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन द प्रिजुडाइस ऑफ द अक्यूज्ड अनलेस ही हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी। अब देखें यहाँ पर हैज़ भी है, हैड भी वर्ड यूज़ है। हैज़ और हैड का वर्ड यूज़ कहाँ पर होता है, जब पास्ट इंडेफिनिट हो, जब पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो वहाँ पर हैज़ और हैड दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। अक्सर में जो आपकी सीआरपीसी की वर्डिंग है या आपकी लॉ की वर्डिंग है वो आपको समझ में क्यों नहीं आती, या फिर ग्रामेटिकली आप क्यों मिस्टेक्स करते हैं उसमें, क्योंकि आपने जो ग्रामर पढ़ी है वो अप टू डेट पढ़ी है, और जो हमारे पास लॉ की पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो क्या है, वो ओल्ड एंड पुअर लैंग्वेज है, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि समझ में नहीं आता। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उठा के देख लें, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देख लें, मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा के देख लें, और इसी के साथ साथ आप जो है ये अपना सीआरपीसी उठा के देख लें, तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन एक बार जब आपने खुद से पढ़ना सीख लिया, उसके बाद लॉ की लैंग्वेज आपके लिए ईजी हो जाएगी। उसके बाद क्या कहता है कि अनलेस द पर्सन हैड बीन मेड पर्सनली बाय प्लीडर और हिज ऑन डिफेंड, मतलब कि वो पर्सनली भी अपीयर हो सकता है और जो उसका प्लीडर है वो भी अपीयर हो सकता है। वेयर द सेंटेंस डेल्ट अंडर सेक्शन हैज़ बीन पास बाय द मजिस्ट्रेट द कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट द ग्रेटर पनिशमेंट, मतलब कि जब मजिस्ट्रेट पास करेगा उसको सेंटेंस, तो वो उसको ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकती। which in the opinion of the court of accused has been committed might have been inflicted by the magistrate of the first class, तो वो उसको इन्फ्लिक्ट करने की पावर मजिस्ट्रेट ने ही रखी। इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के बारे में बात कर रहा था मैं, तो इसका एक केस लॉ है PLD 1960 पिशावर 141, जो केस लॉ में क्या बताया, द सेंटेंस कैन बी इनहेंस्ड बाय द हाई कोर्ट अलोन एंड ओनली इन इट्स रिविजनल जुरिसडिक्शन। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि हाई कोर्ट के पास ही पावर है रिविजनल जुरिसडिक्शन में वो सज़ा को इनहेंस कर सके, सज़ा को क्या कर सके, इनहेंस कर सके। लेकिन अपील में ये पावर मौजूद नहीं है कि वो सज़ा को इनहेंस कर सके। उसके बाद द हाई कोर्ट विल इनहेंस अ सेंटेंस व्हेन द सेशंस जज पासिस अ लीनिएंट सेंटेंस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूलिंग ऑफ लॉ। अगर तो क्या करती है, सेशंस जज जो है लीनिएंट व्यू लेता है किसी भी अक्यूज के बारे में, तो उसके बाद हाई कोर्ट रिविजनल पावर में सज़ा को बढ़ा भी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है 439 सेशन जज पावर टू रिवीजन। अब सेशंस जज की क्या पावर है, अब इससे पहले जो 439 थी वो क्या थी, वो थी आपकी हाई कोर्ट की पावर। 439 ए अमेंडेड प्रोविजन है जो कि सेशंस जज की पावर बताता है रिवीजन की। In the case of any proceeding before the magistrate, the record of which has been called for by the sessions judge or which otherwise comes to its knowledge, the sessions judge may exercise any of the power conferred by the high court। मतलब कि sessions judge क्या कर सकती है, कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकती है जो कि conferred by the high court हो। मतलब हाई कोर्ट अगर उसकी हाई कोर्ट क्या करती है, उसको कोई पावर कन्फर कर देती है, तो वो उसकी पावर को यूज़ कर सकती है। The additional sessions judge shall have or may exercise all the powers of the sessions judge। अब ये तो आपको पता ही है कि जो ADJ है वो SJ यानी कि DJ डिस्ट्रिक्ट जज या फिर ये जो हमारे पास सेशंस जज होता है उसकी पावर्स को यूज़ कर सकता है। एडिशनल सेशंस जज जो है उसकी हेल्प आउट करता है, उसके काम में जो है वो क्या करता है, हाथ बटाता है ताकि उसका काम कम हो सके। एडिशनल है ना, एडिशनल सेशन जज कहाँ पर बैठता है, जहाँ पर सेशंस जज के पास ओवर बर्डन ऑफ वर्क आ जाए।
उसके बाद ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू हेयर पार्टीज, नो पार्टी हैज़ एनी राइट टू बी हर्ड आइदर पर्सनली और बाय प्लीडर बिफोर द एनी कोर्ट एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ रिवीजन। मतलब कि रिवीजन में आपकी पार्टीज़ के पास ये राइट है ही नहीं। कौन सी पार्टीज़ के पास? मतलब जो दो पार्टीज़ होती हैं हमारी क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर, उनके पास राइट ही नहीं है कि वो अपनी जो है एविडेंस पेश करें या विटनेसेस कॉल करें या फिर प्रोसीड विट करें। मतलब उनके पास ये पावर नहीं है रिवीजन के अंदर। रिवीजन के अंदर कोर्ट खुद से ही क्या कर रही होती है? रिवीजन कर रही होती है। प्रोवाइडेड डेट, जाहिर सी बात है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन आ गई। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट वेन एक्सरसाइजिंग सच पावर्स हेयर द पार्टी आइदर पर्सनली और बाय प्लीडर एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट 429 सब क्लास 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपली इतना हुआ कि जो हमारे पास रिविजनल कोर्ट है, रिविजनल कोर्ट के अंदर पार्टीज़ के पास कोई उनका लीगल राइट नहीं है कि वो क्या कर सकें, वो अपना दिफा कर सकें, अपने डिफेंस में कुछ बोल सकें या वो विटनेसेस कॉल करवाएं, एविडेंस कॉल करवाएं। लेकिन अगर रिविजनल कोर्ट चाहे तो, रिविजनल कोर्ट की खुद की पावर है, रिविजनल कोर्ट चाहे तो वो उनको कॉल करवा सकती है। किस लिए? फॉर मेकिंग देयर डिफेंस, ताकि वो अपने दिफा में कुछ बोल सकें। उसके बाद लास्ट सेक्शन 442, उसके बाद इंशाल्लाह कल हम जो है लुनेटिक ट्रायल डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ऑर्डर टू बी certified by the lower court or magistrate when the case of revision under this chapter by the high court and shall in manner provided 425 certify its decision or order court finding sentence or order revised was recorded। मतलब कि जो जब भी कोई ऑर्डर रिवाइज्ड होगा, रिवीजन में जब भी कोई ऑर्डर क्या होगा? रिवाइज्ड हो जाएगा। जब रिवीजन लाए करेगी, रिवीजन लाए करने के बाद, रिवीजन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपकी रिवीजन रिवाइज हो जाएगी, यानी कि आपका ऑर्डर जो है, ऑर्डर सेंटेंस फाइंडिंग्स क्या हो जाएंगी? रिवाइज हो जाएंगी। और जब रिवाइज होंगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो सर्टिफाइड होंगी। सर्टिफाइड किससे होंगी? जाहिर सी बात है, कोर्ट से होंगी। कोर्ट क्या करेगी? सर्टिफाई करेगी। लोअर कोर्ट भी उसके ऊपर सर्टिफिकेट देगी। ऑर्डर द कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर रिवाइज्ड वाज रिकॉर्डेड और पास्ड, यानी कि जिस कोर्ट में आपने रिवीजन लाई की थी, वो क्या करेगी? उसको सर्टिफाई करेगी। The court of magistrate or which the decision or order so certified shall thereupon make such orders as the comfortable for the decision or certified necessary for the record shall be amended according therewith। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड था वो अमेंडेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो रिकॉर्ड अमेंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिवीजन का टॉपिक। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपकी बहुत सारी क्यूरीज क्लियर कर दी रिवीजन से रिलेटेड। होप सो कि आपको रिवीजन का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि रिवीजन से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेश्चन बचा होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली रिवीजन लाए नहीं करेंगे तब तक आपको इसके पावर्स, इसके ऑब्जेक्ट और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करते तो किसी भी रिवीजन में जाके खड़े हो जाएं। एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाए हाई कोर्ट के अंदर कि रिवीजन कहाँ कहाँ लाए करती है, रिवीजन किस तरीके से फाइल होती है, रिवीजन की एप्लीकेशन, रिवीजन जो हमारे पास फाइल होती है, ठीक है, वो रिवीजन होती कैसे है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो ये सारा कुछ रिवीजन हो गई, अपील हो गई, बेल हो गई, ये तभी समझ में आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिकली उसको फेस करके आ चुके होंगे। बाकी रही बात बुक्स की, रही बात एकेडमिक्स की, तो वो तो आप जितना भी पढ़ लें, इल्म है कम होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक, अच्छा दूसरी बात ये भी कि अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर केस लॉ से रिलेटेड आप कुछ बता दें। तो देखें, जो मंथली MLDs होती हैं सिंध के अंदर, सिंध के स्टूडेंट्स हैं तो सिंध का ले लें, अगर पंजाब के हैं तो पंजाब का ले लें। अब मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन के अंदर कितने जो है हमारे पास पंजाब के हैं और कितने हमारे पास सिंध के हैं। तो जो हमारे पास पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिंपल इतना कहूँगा कि मंथली बेसिस पे जो आपके मंथली लॉ डाइजेस्ट आते हैं वो आपको कोई नियर अबाउट 500 to 1000 के मिल जाएंगे 1 मंथ के MLD PLDs। ठीक है, 350 रुपीज़ का एक होता है 1 मंथ का। तो इसी तरीके से सिंध के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो भी पर मंथ ले लिया करें, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। इससे आप क्या किया करें, क्रिमिनल साइड में इंटरेस्ट है तो क्रिमिनल, अगर सिविल साइड में इंटरेस्ट है तो सिविल, तो वो आप क्या किया करें कि मंथली बेसिस पे लेके और विद इन 1 or 2 वीक अगर आप दें उसको, तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे। उससे क्या हेल्प मिलती है? उससे हेल्प ये मिलती है कि केसेस के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी कि अगर आपके केसेस क्रिमिनल साइड के हैं तो केस लॉज फाइंड करने में आपको आसानी होती है। अप टू डेट केस लॉज आपके नॉलेज में आते हैं कि क्या रिसेंटली जजमेंट्स पास हुई हैं, क्या रिसेंटली केस लॉज हमें जो है मिल सकते हैं इस केस से रिगार्डिंग। ठीक है, और जो पंजाब वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि उनका जो पेपर होता है उसके अंदर केस लॉज की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, केस लॉज
अगर कोई केस लास्ट मिसिंग है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको अप टू डेट केस लास्ट भी शेयर कर दिया करूँगा ग्रुप के अंदर, ओनली फॉर पंजाब। लेकिन सिंध के अंदर केस लास्ट की इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे ही आपको रिटन का पैटर्न पता चल जाता है, रिटन लिखना आ जाता है और आपको लॉ को पढ़ना और समझना आ जाता है, तो मोर देन इनफ है आपके लिए। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।